अभी बच्चों हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी, फिर उसके बाद में हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी देखी। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जिसे हिंदी में संरक्षी बल कहा जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों? ये एक ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा किया गया जो वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट शुरुआत में मान लीजिए ए पर था और बाद में उस ऑब्जेक्ट को आपने बी तक डिस्प्लेस कर दिया। कोई ऑब्जेक्ट शुरू में कहां पर था बच्चों? ए पर, और बाद में आपने उसे कहां पर डिस्प्लेस कर दिया? बी पर। अब ए से बी तक डिस्प्लेस करने के मेरे पास में कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है मैं कोई पाथ नंबर 1 फॉलो करूं और उसे ए से बी तक इस प्रकार से डिस्प्लेस कर दूं। मे बी मैं उसे ए से बी तक कुछ ऐसे डिस्प्लेस कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। मे बी मैं उसे ए से बी तक कुछ ऐसे डिस्प्लेस कर दूं, पाथ नंबर 3 हो गया। भाई कोई ऑब्जेक्ट शुरू में कहां पर था? ए पर था, बाद में आपने उसे कहां पर शिफ्ट कर दिया? बी पर। एंड आई कैन फॉलो एनी पाथ। आई कैन फॉलो पाथ नंबर 1, आई कैन फॉलो पाथ नंबर 2, आई कैन फॉलो पाथ नंबर 3। अब सपोज कीजिए कि पाथ नंबर 1 पर चलने में मैंने वर्क किया W1, पाथ नंबर 2 चलने में मैंने वर्क किया W2, और पाथ नंबर 3 चलने में बच्चों मैंने वर्क किया W3। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि कोई ऑब्जेक्ट शुरू में आपने ए पर था, बाद में आपने उसे बी पर शिफ्ट किया, और ए से बी तक शिफ्ट करने के ऐसे तो मेरे पास में इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। मैंने उनमें से कोई रैंडम 3 पाथ को सिलेक्शन किया। जब मैं पाथ नंबर 1 को ट्रैवर्स करता हूं बच्चों तो मैं वर्क करता हूं W1, पाथ नंबर 2 के केस में वर्क करता हूं W2, और पाथ नंबर 3 के केस में वर्क करता हूं बच्चों W3। तो आप पाएंगे कि तीनों केस में अगर वर्क सेम है, या हर यूं कहा जाए कि हर किसी केस में वर्क सेम है, इफ वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अगर वर्क डन बच्चों पाथ पर डिपेंड नहीं करता तो ऐसा जो फोर्स होता है, जो फोर्स वर्क कर रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स। मैं एक बार फिर से परिभाषित कर देता हूं, व्हाट इज मीन्ड बाय conservative force. Conservative force is a force work done by which is independent of the path. It is basically dependent only upon initial and final position. जो केवल initial और final position पर डिपेंड करे। बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब बातें irrelevant है, immaterial है। तो ऐसे फोर्स को बच्चों हम लोग कहा करते हैं क्या? ऐसे फोर्स को हम लोग कहा करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। मैं कंजर्वेटिव फोर्स को फिर से डिफाइन कर देता हूं। इफ द वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, then such a force is known as conservative force। और इस तरह की जो फील्ड होती है बच्चों, जो फील्ड फोर्स जनरेट कर रही है, उस फील्ड को हम कहा करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। इस फील्ड को हम बोला करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहला तो एग्जांपल बच्चों मैं आपको बताऊं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है बच्चों, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं मैं आपको, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में हम लोग आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा तो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में भी हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले बच्चों, पर यहां पर अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड है बच्चों, वो भी कंजर्वेटिव फील्ड है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बच्चों, वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होगी। एक मुद्दे की बात मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है बच्चों, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स की जो के लिए ही डिफाइंड होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव क्या होते हैं ये भी थोड़ी देर में मैं भी आता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बच्चों, उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म डिफाइन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो ऐसी कोई पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में नहीं है जिसे आप बोले फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी टर्म इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की होती है। जैसे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें जो वर्क होता है बच्चों, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसकी एक और विशेषता होती है बच्चों कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं और ऑब्जेक्ट जहां था घूम फिर के
वापस से वहीं आ जाए, जहां था बच्चों अगर घूम फिर के वापस से वहीं आ जाएगा तो उस केस में वर्क डन जो होगा बच्चों 0 होगा। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों तो उस पर जो वर्क होगा वो 0 होगा, बशर्ते वो एक कंप्लीट लूप चले, ऑन ट्रैवलिंग अ कंप्लीट लूप, और यू कैन से ऑन रिटर्निंग टू द वेरी सेम पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट वाज लोकेटेड अर्लियर, द वर्क डन वुड बी इक्वल टू 0 इफ ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। और अगर मान लीजिए वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, अगर वर्क डन बच्चों पाथ पर डिपेंड करता है तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, और अगर वर्क डन कंप्लीट लूप चलने पर 0 नहीं आता तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। भाई अगर मान लीजिए अगर ये दोनों वर्क बराबर नहीं है, तीनों वर्क बराबर नहीं है, या ऐसा और भी वर्क बराबर नहीं है, कहने का मतलब वर्क अगर पाथ को चेंज किया तो वर्क चेंज हो रहा है बच्चों, तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ऐसे ही अगर कंप्लीट लूप चल देने पर वर्क डन 0 नहीं आ रहा है तो फिर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये बच्चों नॉन कंजर्वेटिव यानी कि असंरक्षित बल की परिभाषा है। जैसे इसके एग्जांपल मैं नॉन कंजर्वेटिव के बताऊं बच्चों, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, जैसा मैंने आपसे कहा फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होता है, उसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों जो विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन तो आप लोग पढ़ चुके हैं, आगे चल के हम लोग विस्कोसिटी का फोर्स पढ़ेंगे। लिक्विड जो फ्रिक्शन ऑफर करते हैं, फ्लूइड जो फ्रिक्शन ऑफर करते हैं बच्चों, उसे हम बोला करते हैं विस्कस फोर्स और या फिर विस्कोसिटी का फोर्स। तो दीज आर द एग्जांपल बच्चों जो कि नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी में आते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है बच्चों जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, कंप्लीट लूप चलो वर्क डन 0 आएगा, लेकिन अगर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है, डिफरेंट लूप चलिए, डिफरेंट पाथ चलिए, वर्क डन डिफरेंट है। यूं कहा जाए कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बच्चों उनका फंडा कुछ वैसा ही है जैसा कि आप लोगों ने जूनियर पहले थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पोजीशंस इज यूनिक। कोई भी पाथ चलूं, मैं ये वाला पाथ चलूं, मैं ये वाला पाथ चलूं, मैं ये वाला पाथ चलूं, जो लीस्ट गैप होता है, जो लीनियर गैप होता है, जो शॉर्टेस्ट गैप होता है, जो मिनिमम गैप होता है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और जो पाथ चलेंगे उस पाथ की लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। और हम लोग देख चुके हैं कि हम जैसा पाथ चलेंगे डिस्टेंस वैसी आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हर बार सेम आएगी। तो जैसा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में था बच्चों बिल्कुल वैसा ही है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या बच्चों? डिस्टेंस। इस तरीके से कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति, कोई गलत बात नहीं होगी। तो एनीवेज बच्चों ये हम लोगों ने बात करी किसके बारे में? ये हम लोगों ने बात करी बच्चों पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक सरल सी बात कर लेते हैं। मैंने जैसा आपसे कहा बच्चों कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कैसे है जरा इस बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये कैसे है हम लोग ये भी देख लेते हैं। कई बार ये आ भी जाता है कि स्कूल लेवल पर भी पूछ लिया जाता है कि हाउ will you illustrate that gravitational energy or sorry gravitational field or gravitational force is a conservative force। तो चलिए इसके लिए हम लोग एक उदाहरण लेकर चलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। देखिए सपोज कीजिए ये ग्राउंड है बच्चों और यहां पर मैं किसी बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग है हमारे सामने, ये लीजिए साहब, ये हमारे सामने कोई बिल्डिंग है, ये कुछ ऐसा केस है बच्चों, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, ये कोई बिल्डिंग बना दी बच्चों मैंने। अब मुझसे तो बिल्डिंग ऐसी ही बनेगी, आप लोगों ने बहुत छोटी क्लास में इस तरह की शायद बिल्डिंग बनाई होगी। अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हो बच्चों, पर ड्राइंग के मामले में मैं अभी भी बच्चा ही हूँ। और अब मैंने ये एक बिल्डिंग ले ली। अब सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट शुरू में कहाँ पर था बच्चों? ए पर, और बाद में मैं इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचता हूं बी पर। अब मान लीजिए इस बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चों वो h सपोज कर लेता हूं, और ये जो डिस्टेंस है बच्चों इसे मैं s सपोज कर लेता हूं, और ये जो लोअर पॉइंट है बच्चों c मान लेता हूं। अब देखिए a से b तक मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं। आई एम टेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम a टू b। मैं किसी वस्तु को a से उठाकर b तक लेके जा रहा हूं। अब a से b तक जाने के मेरे पास में कई अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा रास्ता ये चुना कि मैं पहले a से c तक गया और फिर C से B तक गया। मैंने क्या करा बच्चों? मैं बिल्कुल सड़क के रास्ते A से C तक गया और फिर स्पाइडरमैन बनकर कट 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 B पर पहुंच गया। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसे केस में क्या होगा? इसे मैं नाम दे देता हूं पाथ नंबर 1। ये जो पूरा पाथ आप जो देख रहे हैं बच्चों इस तरह का, इसे मैंने पाथ नंबर 1 नाम दिया। अब पाथ नंबर 1 में जो वर्क होगा बच्चों,
पाथ नंबर 1 में जो वर्क होगा वो होगा ए सी में वर्क प्लस बी सी में वर्क। भाई ए से सी तक गए, फिर बी सी से बी तक गए, पहले ए से सी तक और फिर सी से बी तक। अब आप देखिए, आप जो है बच्चों ये मानकर चलिए कि आप ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर जा रहे हैं, यू आर मूविंग दैट ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। अब सबसे पहली बात तो ये बच्चों कि जब आप ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे, और कितना फोर्स लगाएंगे, mg। कंडीशनली यू आर मूविंग दैट ऑब्जेक्ट विद द कांस्टेंट स्पीड। जैसा मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम लोगों ने कुछ समय पहले डिराइव किया था, तो उस समय देखा था कि mg फोर्स नीचे लगता है। अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से लेकर जाना है तो ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई वेलोसिटी कांस्टेंट तो वेलोसिटी में चेंज 0, और वेलोसिटी में चेंज 0 तो एक्सीलरेशन 0 और एक्सीलरेशन 0 तो फोर्स भी 0 बच्चों। तो जितना फोर्स नीचे उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा। तो चलिए अभी AC में अगर देखा जाए बच्चों, A से C तक लेके जाऊंगा तो फोर्स तो माशाल्लाह mg रहेगा, और रही बात डिस्प्लेसमेंट की तो वो रहेगा S, और जो एंगल होगा बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच वो 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? बिकॉज देखिए आपने जो फोर्स लगाया बच्चों वो वर्टिकल अपवर्ड लगाया, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया वो हॉरिजॉन्टल दिया है। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, फोर्स मैंने लगाया ऊपर और डिस्प्लेसमेंट जो दिया बच्चों वो हॉरिजॉन्टल दिया, तो लाजमी है दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, तो वर्क डन आ जाएगा बच्चों mg इंटू s इंटू कॉस 90। और प्लस इफ यू टॉक अबाउट द वर्क डन इन पोस्ट पाथ CB, देन व्हाट यू फाइंड, फोर्स तो आप लगा रहे हैं mg और डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं h, और इस केस में दोनों के बीच में जो कोण होगा बच्चों वो 0 होगा। देखिए हमने फोर्स तो बच्चों mg लगाया, वो ऊपर लगाया। अब जब मैं उसे यहां से यहां तक लेकर गया तो डिस्प्लेसमेंट दिया s, और फोर्स ऊपर था, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल था, एंगल 90, तो कुछ ऐसा वर्क आएगा। और फिर जब c से b तक लेके जाएंगे तो बच्चों फोर्स होगा mg, डिस्प्लेसमेंट होगा h, और एंगल दोनों के बीच में 0। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये तो हो गया आपके पास में 0। cos 90 ने सब कुछ बिगाड़ दिया, या यूं कहा जाए कि सब कुछ मेरे लिए आसान कर दिया, क्योंकि cos 90 हो जाएगा 0, पूरा ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा बच्चों mgh, और cos 0 की वैल्यू 1। सो वर्क डन जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वर्क डन आ जाएगा mgh। कब? जब आपने पाथ नंबर 1 फॉलो किया। जब आपने पाथ नंबर 1 फॉलो किया बच्चों तो वर्क डन आ गया mgh। होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर मान लीजिए मैं यहां से यहां तक की एक फिसल पट्टी बना दूं, मैं एक स्लोप बना दूं, एज सच स्लोप से तो बच्चों नीचे आया जाता है, मैं कुछ अलग करना चाह रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं। अब मैं ऊपर जा रहा हूं और मान लीजिए ये जो एंगल है बच्चों वो है थीटा, सपोज कर लीजिए कौन है थीटा। अब अगर मान लीजिए इस वाले पाथ को बच्चों मैं पाथ नंबर 2 नाम दे दूं, जरा गौर कीजिए, अगर मैं इसे पाथ नंबर 2 नाम दे दूं तो पहली बात तो बच्चों इस पाथ की लेंथ में निकालना चाहता हूं, तो ये देखिए क्या होगा, यहां पर ये एंगल थीटा, ये लीजिए h, ये लीजिए s। अब अगर मैं इस पाथ AB की लेंथ निकालना चाहूं बच्चों तो मैं इसकी लेंथ कैसे निकाल सकता हूं? भाई आप लोग एक बात जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशो होता है बच्चों, जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो है इट इज इक्वल टू साइन थीटा। भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशो होता है साइन थीटा, तो ए बी की जो लेंथ आएगी बच्चों वो किसके बराबर आएगी, ए बी की लेंथ आएगी BC ओवर साइन थीटा, BC ओवर साइन थीटा। और जहां तक BC आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है वो है बच्चों कितना, h। तो ये लीजिए h अपॉन साइन थीटा। सो अगर ए बी की वैल्यू देखी जाए बच्चों तो h अपॉन साइन थीटा होगी। अब देखिए इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो नीचे लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है बच्चों वो इस डायरेक्शन में दिया जा रहा है। तो सॉरी, वो तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है, और आपको फोर्स कहां लगाना है, आपको फोर्स लगाना है बच्चों ऊपर की तरफ। ये लीजिए कुछ इस तरह से। मैं चलिए डायग्राम को मैं फिर से बना देता हूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए आपने बच्चों, ये लीजिए साहब कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है। अभी यहां पर ऑब्जेक्ट को देखिए, तो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है, mg ऊपर की तरफ। ये एंगल कितना बच्चों, थीटा। मैंने मान लिया है कि सपोज कीजिए ये जो स्लोप आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल थीटा बना रहा है। अब अगर देखा जाए बच्चों तो एक बात आपको क्लियर नजर आ रही होगी कि ये एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ में ये इंक्लाइन प्लेन बना रहा है बच्चों एंगल थीटा। तो जो ये वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। अगर यहां पर क्लियर नहीं नजर आया हो तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, और होप इसके बाद तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये लीजिए। अभी क्या हुआ बच्चों,
ऑब्जेक्ट पर फोर्स जो लगा वो तो ऊपर की तरफ लगा। अभी ये वाला एंगल कितना है बच्चों, थीटा। अभी देखिए ये कौन सी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल 90 डिग्री होता था, होता है और होता रहेगा। अभी ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना बच्चों, थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो नेचुरल सी बात है बच्चों, ये वाला जो एंगल है दिस एंगल वुड बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। ये एंगल होगा बच्चों 90 माइनस थीटा, तो जो फोर्स होगा वो तो mg के बराबर है। अभी वर्क डन मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं पाथ नंबर 2 में, ये पाथ नंबर 2 है, तो देखिए इसमें वर्क डन कितना होगा बच्चों, वर्क डन होगा F इंटू एस इंटू कॉस, और कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। भाई थीटा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। अभी फोर्स कहां लगाया आपने, ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट कहां दिया आपने, इधर। भाई फोर्स लगाया आपने ऊपर, डिस्प्लेसमेंट दिया आपने इधर, तो दोनों के बीच में एंगल है बच्चों 90 माइनस थीटा। डायग्राम से नजर आ रहा है। भाई ये वाला एंगल कितना, थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में एंगल 90 बच्चों, जिसमें से इधर थीटा, तो नेचुरल सी बात है इधर 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और फोर्स का जहां तक सवाल है बच्चों, तो फोर्स तो आपने कितना लगाया है, mg लगाया है। और जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, आप ए से बी तक जब इस वाले पाथ से गए तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ रहा है, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लेंथ ए बी, एंड एज फार एज कॉस 90 माइनस थीटा इज कंसर्न, इट इज साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। और दे दीजिए साहब mg है, और जहां तक ए बी का सवाल है बच्चों, तो वो h अपॉन साइन थीटा है, वो h अपॉन साइन थीटा है, और ये लीजिए ये साइन थीटा है। अभी साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल बच्चों, जो वर्क डन आएगा वो वर्क डन आपको दिखाई दे रहा है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू mgh। आप देखिए पाथ नंबर 1 में जो वर्क आया बच्चों वो भी mgh था, और पाथ नंबर 2 में जो वर्क आया वो भी mgh है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मुझे ये कहा बच्चों कि प्रूव कीजिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। मुझे ये कहा गया कि प्रूव कीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसे करेंगे? मैंने एक पाथ चुना भैया, ए से सी तक गया और सी से डी बी तक मैं फट 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 फटाफट ऊपर चला गया। अब बच्चों जब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जा रहा हूं तो मैंने ये मान लिया कि मैं उसे कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहा हूं, मेरा काम आसान हो जाएगा। आई कैन चेंज द स्पीड, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट कि मैं स्पीड को चेंज नहीं कर सकता। आई एम इंडिपेंडेंट टू चेंज द स्पीड, बट आई एम मेकिंग इट इन द मैक्सिमम सिंपलेस्ट वे। सो फ्रॉम ए टू बी work is A to C work done is AC, and thereafter it is CB work done would be CB. And here when you shift the object from A to C, you apply mg force. When you shift from A to C, then how much displacement you impart displacement as, and this is cos 90। ये एंगल कितना होगा बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, क्योंकि फोर्स लग रहा है ऊपर, फोर्स लग रहा है बच्चों ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट लग रहा है हॉरिजॉन्टल। भाई फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कहां लग रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लग रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 होगा, तो कुछ ऐसा। और जब सी से बी तक लेके गए बच्चों, तो फोर्स भी ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर दिया, तो ये हो जाएगा mgh। cos 0 की वैल्यू 1, ये तो 0 हो गया, वर्क डन आ गया mgh। अब अगर बच्चों मैं उसे ए से बी तक लेके जाता हूं, सीधे सीधे पगडंडी, मैंने ऐसा रास्ता नहीं बनाया, इस बार मैं सीधा का सीधा रास्ता लेके गया। तो बच्चों पहली बात तो ये कि ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मेरे को कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करना होता है। तो भाई पहली बात तो ये है, ये BC था, ये AB था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू साइन थीटा। सॉल्व करेंगे, AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, AB की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन साइन थीटा, यानी कि H अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके पास में AB आ गया। अब आप जब यहां से यहां तक लेके जाएंगे तो वर्क डन होगा बच्चों कितना, वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बाई चांस दोनों के बीच में एंगल फोर्स लग रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ऐसे दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा, ये mg इंटू AB इंटू साइन थीटा, और ये h अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, वर्क डन आ जाएगा mgh। तो इस केस में कितना वर्क आया, इस केस में जो वर्क आया बच्चों वो mgh आया। तो आप ऐसे रास्ते से जाइए या सीधे के सीधे रास्ते से जाइए, दोनों केस में वर्क डन सेम आ रहा है, एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। दोनों जगह पे लिखे हुए आपको क्लियर नजर आ रहा है, वर्क डन बच्चों दोनों केस में सेम आ रहा है। तो आप कोई भी पाथ चलें, वर्क डन जो होगा बच्चों वो सेम होगा। चलिए एक और भी काम कर सकते हैं। मैंने पाथ नंबर 1 लिया, पाथ नंबर 2 लिया, मैं कुछ तीसरा पाथ इमेजिन करता हूं। सपोज कीजिए मैं एक अच्छा बच्चा बनकर जो है बच्चों यहां पर इस ऐसा सीढ़ी बनाकर जाता हूं। ये लीजिए
ऐसे एक सीढ़ी बनाकर जाता हूं, ये लीजिए साहब। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, सपोज कीजिए कि इस केस में जो है मैं, चलिए इसे मिटा रहे देता हूं, इसे मिटा रहे देता हूं, और ये जो पाथ है बच्चों इसको मैं नाम देता हूं 3, इसको मैं नाम देता हूं 3। अभी मान लीजिए ये पोजीशन बच्चों S1, ये डिस्प्लेसमेंट S1 है, ये S2 है, ये S3 है, और डायग्राम में आपको नजर आ रहा है बच्चों, चलिए साहब ये हाइट H1 मान ली, ये S2 मान ली, और ये S3 मान ली। भाई ये हाइट मैंने कितनी सपोज कर ली, H1, ये हाइट कितनी सपोज कर ली, H2, और ये हाइट कितनी सपोज कर ली, S3। अब अगर मैं पाथ नंबर 3 से जाता हूं बच्चों, सो जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मैं कितना वर्क करूंगा, mg इंटू H1 इंटू कॉस 0। क्यों, क्योंकि इस केस में फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा। भाई जब आप यहां से यहां तक जाएंगे तो फोर्स भी ऊपर लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर लगाएंगे, तो भैया एंगल तो 0 हो जाएगा। और फिर दूसरे केस में कितना, mg इंटू S1 इंटू कितना बच्चों, cos 90। इस केस में cos 90 क्यों होगा, जब आप उसे यहां से यहां तक शिफ्ट करेंगे तो बच्चों cos 90 क्यों होगा, cos 90 इसलिए होगा ना क्योंकि इस केस में फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है। अरे फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है बच्चों, तो एंगल तो 90 हो जाएगा ना भैया। अब आगे देखिए, जब आप यहां से यहां लेके जाएंगे, जब आप यहां से यहां लेके जाएंगे तो mgs2 होगा, जब यहां से यहां लेके तो mgs2, और ये हो गया cos 0, cos 0, और फिर जब यहां से यहां तक लेके गए तो ये mg इंटू S2 इंटू बच्चों cos 90 इंटू cos 90 हो जाएगा। और फिर जब आप यहां से यहां लेकर जाएंगे तो आप कितना वर्क करेंगे, तब आप वर्क करेंगे बच्चों mgs3, क्या कितना, जब आप इस वाली हाइट पर जाएंगे तो mgs3, और ये हो जाएगा बच्चों cos 0, ये cos 0 हो जाएगा। और जब यहां से यहां लेकर जाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा mg इंटू S3 इंटू cos 90। होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है भाई। फोर्स तो कॉन्टिन्यूसली यू पीपल आर अप्लाइंग वर्टिकली अपवर्ड एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू mg। सो इन दिस सिचुएशन फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट h1 है, एंगल 0 है। फिर जब यहां से यहां गए बच्चों तो mg इंटू S1 इंटू cos 90, फिर जब यहां से यहां गए तो mg S2 इंटू cos 0, फिर जब यहां से यहां गए तो mg S2 इंटू cos 90, और फिर जब यहां से यहां गए तो mg S3 इंटू cos 0, और फिर जब यहां से यहां गए बच्चों तो mg इंटू S3 इंटू cos 90। अभी cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे बच्चों। और रही बात mg, अब यहां पर देखिए cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, तो इन तीनों देखिए ये तो सारे 0 हो गए, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 हो गया, ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 हो गया। और इन तीनों में से यदि बच्चों मैंने mg कॉमन निकाल दिया तो h1 प्लस h2 प्लस h3 आ जाएगा। इन तीनों में से mg कॉमन निकाल दिया तो h1 प्लस h2 प्लस h3 आ जाएगा। और ये लीजिए mg, और इस डायग्राम से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू h। क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए h1 प्लस h2 प्लस h3, भाई h1 प्लस h2 प्लस h3 would be definitely equals to h. So what I can say, I will say that work done is equivalent to mgh। ये देखिए आपने पाथ नंबर 1 चला, वर्क mgh आया, पाथ नंबर 2 चला, वर्क डन mgh आया, पाथ नंबर 3 चला बच्चों, इसमें भी वर्क mgh आ रहा है। तो वर्क तो बच्चों पाथ पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, और जब वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों तो फील्ड कौन सी होगी, वो कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो कंजर्वेटिव फील्ड की विशेषता क्या होती है बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड की विशेषता ये होती है कि जो वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर आप एक रिटर्न पाथ चलेंगे, जैसा गए थे वापस से वहीं आ जाते हैं बच्चों, तो वर्क डन 0 आएगा। लेकिन अगर आपने नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिया, अगर आपने बच्चों नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिया तो फिर वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, और उसमें कंप्लीट लूप चलने पर वर्क डन जो है बच्चों वो 0, 0, 0 के बराबर भी नहीं आएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी बच्चों। अब मैं एक बात आपको और बताता हूं। अभी हम लोगों ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में एक बात देखी थी बच्चों। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हम लोगों ने देखा था कि जो एक्सटर्नल वर्क आया था, किसी स्प्रिंग को ऑलरेडी x1 डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर रखा था और बाद में आपने उसे x2 डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया, तो वर्क डन जो आया था बच्चों दैट वाज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क जो था बच्चों वो किसके बराबर था, वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। इवन हमने स्प्रिंग का एक क्वेश्चन भी किया था कि किसी स्प्रिंग को पहले 5 सेंटीमीटर खींच रखा है, फिर 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा खींचिए, कितना वर्क होगा, इफ यू डू रिमेंबर। तो आपने देखा था कि जो एक्सटर्नल वर्क था बच्चों वो डेल्टा यू के बराबर है। और
यहां पर एक और बात, वर्क के टाइम पर मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि अगर ए ने बी पर डब्ल्यू वर्क किया, अगर ए ने बी पर बच्चों डब्ल्यू वर्क किया तो कंफर्म बात है कि बी ए पर माइनस डब्ल्यू वर्क करेगा। अगर ए ने बी पर बच्चों डब्ल्यू वर्क किया तो बी ए पर माइनस डब्ल्यू वर्क करेगा। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है बच्चों, एक बात मैं समझ सकता हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होगा बच्चों वो एक्सटर्नल वर्क का नेगेटिव होगा, एक्सटर्नल वर्क का नेगेटिव होगा। मान लीजिए ए को मैं अगर एक्सटर्नल एजेंट मान लूं, अगर ए को मैं एक्सटर्नल एजेंट मान लूं और बी को बच्चों मैं अंदर का फोर्स मान लूं। जैसे अगर मान लीजिए, मैं आपको यूं ही समझाता हूं, ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है बच्चों जिससे मैंने ऑलरेडी जो है x1 डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर रखा है। ये देखिए ये स्प्रिंग, अभी मैंने जो पहला केस बनाया उसमें वो नेचुरल लेंथ में थी और अभी मैंने क्या कर रखा बच्चों, स्प्रिंग को x1 डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर रखा है मैंने। बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स नेचुरली आई हैव ऑलरेडी स्ट्रेच्ड इट बाय द डिस्टेंस x1। नाउ आई एम गोइंग टू स्ट्रेच इट furthermore, I am going to stretch it furthermore and suppose the extension imparted to this spring is x2। मैंने मान लिया कि पहले केस में एक्सटेंशन बच्चों x1 है और बाद में उसके एक्सटेंशन को x2 कर दिया, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्क जो आया था बच्चों इट वाज इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, और इसे मैं अगर u2 लिख दूं यानी कि फाइनल एनर्जी लिख दूं और इसे मैं u1 लिख दूं, इनिशियल एनर्जी लिख दूं, तो कोई अतिशयोक्ति, कोई गलत, कोई मिथ्या, कोई झूठ, कोई असत्य बात तो नहीं होगी। तो ये u2 माइनस u1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा u, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट आई कैन सी, जो एक्सटर्नल एजेंट मतलब कौन, हम भाई, मैंने स्प्रिंग को खींचा है ना, अरे भाई मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं बच्चों, तो क्या हो रहा है, ये देखिए साहब, मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूं, मैंने स्प्रिंग को x1 डिस्टेंस स्ट्रेच किया और मैं x2 डिस्टेंस तक स्ट्रेच करता हूं, तो मैं कितना वर्क करूंगा। अब नेचुरल बात है बच्चों, अगर मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा तो स्प्रिंग मुझे अंदर की तरफ खींचेगी, तो मैं जितना वर्क कर रहा हूं स्प्रिंग उसका उल्टा वर्क करेगी। और स्प्रिंग का जो फोर्स है बच्चों वो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसको मैंने कंजर्वेटिव फोर्स नाम दिया। क्यों नाम दिया, क्योंकि अभी आपने देखा बच्चों की जो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होता है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आप बोल रहे हो मतलब स्प्रिंग का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में हम जो फोर्स लगाते हैं बच्चों वो लगाते हैं kx, और स्प्रिंग हम पर जो फोर्स लगाती है बच्चों वो लगाती है माइनस kx। अरे देयर इज अ रिएक्शन टू एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट, मैं जितना फोर्स लगाऊंगा मेरे पर उसका बिल्कुल उल्टा फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स इक्वल होंगे किंतु परंतु दोनों की दिशाएं विपरीत होंगी, एग्जैक्टली अपोजिट होंगी, 180 डिग्री के एंगल पर लगेंगी। तो मैं क्या पा रहा हूं बच्चों, मैं ये पा रहा हूं कि अगर मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में kx फोर्स लगाया तो स्प्रिंग मुझे अंदर की तरफ माइनस kx फोर्स लगाएगी, और अगर मैं स्प्रिंग को अंदर की तरफ kx फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग मुझ पर बाहर की तरफ माइनस kx फोर्स लगाएगी। अब क्या हुआ बच्चों, देखिए स्प्रिंग को ऑलरेडी यू पीपल हैव एक्सटेंडेड बाय द डिस्टेंस x1 और बाद में x2 डिस्टेंस किया, तो आपने क्या देखा, एक्सटर्नल सोर्स का जो वर्क है बच्चों, एक्सटर्नल सोर्स का जो वर्क है जरा गौर कीजिए। चलिए हम लोग एक बात समझ सकते हैं यहां से, जैसे मैंने अभी आपको स्प्रिंग का केस बताया, इवन आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी ऐसा ही कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने शुरुआत में, देखिए ये ग्राउंड है, सपोज कीजिए ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और किसी ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी आपने h1 डिस्टेंस तक उठा रखा है, already you have raised an object up to height h1 and now suppose the initial position is a, and now you shifted from b to b, सपोज कीजिए ऑलरेडी ऑब्जेक्ट वाज ऑब्जेक्ट हैड बीन रेज्ड अप टू हाइट h1, ओके, और बाद में हमने उससे हाइट h2 तक रेज कर दिया। पहले ऑब्जेक्ट ए पर था, बाद में उसे बी पर कर दिया, पहले उसकी हाइट h1 थी, बाद में उसकी हाइट h2 कर दी। तो आप बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो बच्चों कि जो इस केस में जो वर्क आएगा वो आएगा mgh2 माइनस mgh1। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई आप दिक्कत आनी चाहिए ये प्रूव करने में कि ए से बी तक लेके गए तो जो डिस्प्लेसमेंट देंगे, भाई डिस्प्लेसमेंट कितना देंगे, डिस्प्लेसमेंट नेचुरली आपको डायग्राम से नजर आ रहा है वो होगा h2 माइनस h1। If you raise it from this position to this position, then how much work you do? You people do how much displacement you impart to the object? You impart displacement h2 minus h1, and how much force you people apply? You apply mg force. आप भैया उस पर फोर्स लगाएंगे fg, conditionally you are raising it with the constant velocity। अगर आप उसे constant velocity से उठा रहे हैं तो constant velocity से उठा रहे हैं बच्चों तो फोर्स तो आपका mg रहेगा, और
जो डिस्प्लेसमेंट है वो H2 माइनस H1 रहेगा। तो जो वर्क डन आएगा बच्चों, वो वर्क डन किसके बराबर आएगा? वर्क डन आएगा mg इंटू एस, और ये हो जाएगा mg, और s की वैल्यू हो जाएगी बच्चों H2 माइनस H1। और अगर मैं mg का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो mg H2 माइनस mg H1 हो जाएगा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं करी मेरे ख्याल से। और mgh2 जो होता है बच्चों, ये फाइनल एनर्जी है, और जो mgh1 है बच्चों, वो इनिशियल एनर्जी है। तो देखिए, जब आपने ऑब्जेक्ट को A से B तक शिफ्ट किया तो आपने उसको डिस्प्लेसमेंट दिया H2 माइनस H1। when you shift from A to B, then how much displacement you impart? You impart displacement H2 माइनस H1, फोर्स होगा mg, तो वर्क डन होगा बच्चों mg इंटू एस, और s की वैल्यू H2 माइनस H1, और इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। तो कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम तो नहीं था, बहुत आसान था। तो चलिए अब हम वापस से आते हैं हमारी बात पर। जो मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों आपको, उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें तो हमको देखकर समझ में आती है कि अरे यार ये तो बहुत आसान सी बात है, सर इसको बहुत रगड़ रगड़ के बता रहे हैं। पर बच्चों सबका लेवल अलग अलग होता है, ऐसा तो नहीं है कि सबका लेवल एक जैसा है। अगर ऐसा होता तो क्या बात थी, अगर और ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। इनफैक्ट मैं नहीं मान सकता कि इस भारतवर्ष में या इस पूरी दुनिया में किसी भी कक्षा में, फिर भले वो कोई स्कूल हो, कोई कोचिंग हो या कुछ भी हो, और जितने भी बच्चे बैठे सबका लेवल एक जैसा, कहीं ना कहीं तो लेवल में कुछ अंतर होता है। और किसी के लिए कोई टॉपिक बड़ा आसान होता है, किसी के लिए कोई टॉपिक बहुत मुश्किल होता है। सम पीपल फाइंड वेरी मच कंफर्टेबल इन मैकेनिक्स, बट उनकी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी डब्बा होती है। ऑप्टिक्स थोड़ा सा डब्बा हो सकता है किसी का, हो सकता है उसका मॉडर्न फिजिक्स अच्छा हो। तो ये डिपेंड करता है, तो वैसे कोई बात नहीं है। तो मुझे कोशिश ये होती है कि मैं सभी के हिसाब से काम कर पाऊँ। कई बार मैं अपनी कोशिश में शायद सफल हो भी पाता हूँ, कुछ ऐसी बार भी होंगी शायद जिनमें मैं असफल हो जाऊँ। और जब भी मैं असफल होता हूं तो मैं ज़रूर उससे कुछ सीखने की कोशिश करता हूं कि मैं कहाँ कमी छोड़ रहा हूं, जिससे मैं मेरे स्टूडेंट के दिमाग में नहीं घुस पा रहा। जब वो हो जाता है तो मज़ा आता है, फिर काम करने में मज़ा आता है। अभी तो हम वापस से आते हैं बच्चों। तो हमने क्या देखा, देखिए इस केस में भी क्या हुआ, देखिए ये वर्क को किसने किया, हमने किया। हमारा फोर्स mg ऊपर की तरफ है, अगर ग्रेविटी का फोर्स आप देखें तो बच्चों वो नीचे की तरफ है, आप देख सकते हैं। हमारा फोर्स, ये जो हमने फोर्स लगाया mg, ये हमने यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, तो डिस्प्लेसमेंट दिया ऊपर, और फोर्स भी हमने ऊपर लगाया है ना, हमने फोर्स नीचे तो नहीं लगाया है, ग्रेविटी ने नीचे लगाया है। तो मेरे कहने का मतलब क्या बच्चों, जरा देखिए, जो एक्सटर्नल वर्क है, हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क है बच्चों, वो आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों एग्जांपल से। आप देख सकते हैं इस वाले एग्जांपल से और इस वाले एग्जांपल से कि जो वर्क डन है बच्चों, इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। और एक और बात हम लोग जानते हैं कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है बच्चों, वो इंटरनल वर्क का नेगेटिव होता है। और यहाँ पर इंटरनल वर्क कौन कर रहा है, जैसे यहाँ पर इंटरनल वर्क कौन कर रहा है, स्प्रिंग कर रही है। यहाँ पर इंटरनल वर्क कौन कर रहा है, ग्रेविटी कर रही है। और मैं आपको याद दिलाऊं, ये जो मैंने बताया था आपको mgh, मैं आपको याद दिला दूं, ये जो mgh पोटेंशियल एनर्जी थी बच्चों, ये कई लोग गलती करते हैं कि ये एनर्जी केवल इस ऑब्जेक्ट की है। ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की और अर्थ की दोनों की मिलाकर होती है। हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर इस बारे में बात करी थी कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, वो इसकी और इसकी दोनों की मिलाकर है, ना केवल इसकी। हम बोले कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो mgh है, लेकिन वो इन दोनों की, तभी तो उसको आपने नाम दिया है म्यूचुअल एनर्जी। ऐसी चार्जेस के केस में भी आगे आप चल के पढ़ेंगे, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो भी म्यूचुअल एनर्जी है, तभी नाम दिया गया बच्चों म्यूचुअल एनर्जी। कई बार वो पोजीशन के कारण होती है, कई बार वो कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है, कई बार वो म्यूचुअल फोर्स के कारण होती है, तो उसे को हम बोला करते हैं बच्चों म्यूचुअल एनर्जी। एनीवेज, अब क्या हो रहा है बच्चों, एक्सटर्नल सोर्स का जो वर्क है वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, जैसा कि इस उदाहरण में आप लोगों ने देखा। और हम लोग एक बात जानते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स का वर्क और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क दोनों अपोजिट है। भाई हम जो वर्क करेंगे वो mgh होगा, और ग्रेविटी जो फोर्स करेगी वो माइनस mgh होगा। क्यों, क्योंकि जहां हमारा फोर्स ऊपर है वहीं ग्रेविटी का फोर्स नीचे है। जहां हमारा फोर्स स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में लग रहा है, वहीं स्प्रिंग का जो फोर्स होगा बच्चों वो उसे कंप्रेस करने में लगेगा। और अब उस बेसिस पर देखिए, ये कौन सी इक्वेशन बच्चों, ये लीजिए साहब, ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं, इफ आई जॉइन दीज टू इक्वेशन, यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को देखूं बच्चों, तो आप एक बात नोटिस करेंगे, देखिए दोनों का LHS सेम है, दोनों का जो LHS है बच्चों वो सेम है। तो उस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होगा बच्चों, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होगा बच्चों, वो किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा यू के बराबर होगा। ये वर्क डन किसके द्वारा है,
कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। और ये किसके बराबर है बच्चों, डेल्टा यू किसके बराबर है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सो व्हाट आई कैन से बच्चों, आई कैन से वन थिंग दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यू पीपल सी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होगा, ये लीजिए साहब, कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होगा बच्चों, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम बन गई है बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के नेगेटिव के इक्वल होता है, वो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के इक्वल होता है, जैसा कि आपको इस एक्सप्रेशन में लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है, लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब सपोज कीजिए कि अगर मैं बहुत छोटा सा वर्क करूं, अगर सपोज कीजिए बच्चों मैं बहुत छोटा सा वर्क करूं DW, और ये वर्क किसने किया है, दिस वर्क हैज बीन डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, और इस छोटा सा वर्क करने में सपोज कीजिए बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया माइनस DU का, DU का चेंज आया, सॉरी माइनस साइन तो यहां पर किस लिए आ गया आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए दोनों का LHS सेम है। अब दोनों का LHS अगर सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा, सेम कर दिया। तो हमने क्या देखा बच्चों कि कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क करेगा वो वर्क चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होगा। तो DW ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स जो आ गया बच्चों, इट इज इक्वल टू माइनस DU, ये कुछ इसके बराबर हो गया। अब देखिए DW छोटा सा वर्क जो होता है बच्चों वो F इंटू DS होगा, वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो F इंटू DS के बराबर होगा, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा। और इस आधार पर बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो किसके बराबर है, माइनस DU अपॉन DS, माइनस DU अपॉन DS। कुछ इस तरह से हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन आया। और ये फोर्स कौन सा बच्चों, दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव, ऑफ कंजर्वेटिव नेचर। मैं आपको बिल्कुल बार बार इस बारे में बोल रहा हूं बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म होता है ये सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है बच्चों, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड नहीं है। हम कभी नहीं सुनेंगे भविष्य में फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, विस्कस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं बच्चों, और इन फोर्सेस में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तभी पोटेंशियल एनर्जी जैसा टर्म डिफाइन होगा। और उस आधार पर हम लोगों ने देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स इंटू DS बराबर ये, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो आ गया बच्चों वो माइनस DU अपॉन DS के बराबर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम बोल सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, और नेगेटिव ऑफ हम बोलेंगे बच्चों इसे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। इसे क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट जिसे हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा की प्रवणता का ऋणात्मक। ये देखिए एक्चुअली क्या हुआ, मान लीजिए किसी फील्ड में आपने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DS चला, सपोज कीजिए आपने किसी फील्ड में बच्चों A से B तक चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला, DS। आपने किसी फील्ड में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DS चला, और उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया बच्चों वो मान लीजिए DU का आया। आप A से B तक शिफ्ट हुए और आपने कितना डिस्प्लेसमेंट चला, A से B तक शिफ्ट होने में बच्चों आपने DS डिस्प्लेसमेंट चला, और इस केस में आपने जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया वो DU का लाए। तो ये जो DU अपॉन DS जो होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। जैसे देखिए कोई भी रेशो अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसे हम बोला करते हैं रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी बोलते थे, रेट ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टेंस को आप स्पीड बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसे आप बोला करते थे रेट एक्सीलरेशन। तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में कोई रेशो लेता हूं बच्चों तो उसे हम बोला करते हैं रेट, और वहीं मैं अगर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में कोई रेशो लेता हूं तो उसे हम बोला करते हैं ग्रेडियंट, उसे हम बोला करते हैं ग्रेडियंट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, जो कंजर्वेटिव फोर्स है इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। सपोज कीजिए आपने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DS दिया और उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया DU का। आपने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट DS दिया बच्चों जिसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लाया DU का, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा बच्चों वो माइनस ऑफ DU अपॉन DS होगा। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। एक काम की बात मैं आपको बताता हूं, यहां माइनस साइन क्या बता रहा है,
या माइनस साइन ये बताता है बच्चों कि पोटेंशियल एनर्जी जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, गौर कीजिएगा, आप ए से बी तक गए, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया ना डी का, तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, फोर्स की डायरेक्शन वही होगी, वही होगी। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन बच्चों वही होती है। जैसे अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो एच बढ़ता जाएगा, और एच बढ़ता जाएगा तो mgh बढ़ता जाएगा। भाई आप अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाएंगे तो एच बढ़ेगा, और एच बढ़ेगा तो mgh बढ़ेगा, और अगर mgh बढ़ेगा बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लाजमी है ना। आप जब ऊपर जा रहे हो तो एच बढ़ रहा है, तो mgh बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और आपको पता हो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कहां लगता है, वो नीचे की तरफ लगता है। आप देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाने पर इंक्रीज हो रही है, अगर ऊपर जाने पर इंक्रीज हो रही है मतलब लाजमी है बच्चों नीचे जाने पर डिक्रीज होगी। अरे भाई ऊपर गए तो एच बढ़ा मतलब mgh बढ़ा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो ऊपर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। सो व्हाट आई वांट टू से दैट दिस माइनस साइन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज इन दैट डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीज्ड। जिस डायरेक्शन में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन वही होती है। जैसे अगर आप मान लीजिए, अगर आप स्प्रिंग को जितना ज्यादा स्ट्रेच करेंगे उसमें उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी। भाई आप जानते हैं इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब आप उससे ज्यादा खींचोगे तो एक्स ज्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, और आप अगर इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। भाई यदि मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं, यदि मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं तो स्प्रिंग अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी। मेरा फोर्स एक्सटर्नल है, लेकिन जो स्प्रिंग का फोर्स है बच्चों वो कंजर्वेटिव फोर्स है। सो स्प्रिंग अंदर की तरफ लगाएगी फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। सो माइनस साइन इस बात का द्योतक है, इस बात का इलस्ट्रेशन है कि भैया माइनस साइन बोल रहा है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन वही होगी, या फिर यूं बोल दीजिए कि भैया जो डायरेक्शन कंजर्वेटिव फोर्स की होगी पोटेंशियल एनर्जी उस डायरेक्शन में कम होगी। और उसका उल्टा ऑब्वियसली अपोजिट होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जिस डायरेक्शन में बढ़ती है, इंक्रीज होती है, एनहांस्ड होती है, उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो चलिए, ये हम लोगों ने एक बहुत काम की बात देखी बच्चों। हम लोगों ने क्या देखा कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों उसकी डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ये हम लोगों ने देखा। और इस बेसिस पर हम लोगों ने एक और बात क्या देख ली बच्चों कि जो du है वो है माइनस एफ डी एस, ये एक बात रही। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों, और इस पर हम लोगों को कुछ काम की बात और बताते हैं। देखिए, एक बात आप जानते हैं बच्चों कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों नेट फोर्स जीरो हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बच्चों नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहलाता है बच्चों इक्विलिब्रियम में, उससे हम बोला करते हैं इक्विलिब्रियम। एज सच इक्विलिब्रियम के बारे में बच्चों, इक्विलिब्रियम कई तरह का होता है। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो बॉडीज, जैसे ये दो बॉडीज हैं मान लीजिए, अगर इनके टेम्परेचर इक्वल हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ऐसे ही बच्चों अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। तो इसमें अगर क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है बच्चों तो उसे हम बोला करते हैं फिर वो इक्विलिब्रियम में है। और ये जो इक्विलिब्रियम होता है बच्चों ये भी हमारे पास में तीन तरह का होता है। राइट नाउ मैं फिर बोल रहा हूं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट थर्मल इक्विलिब्रियम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम वी डील इन केमिस्ट्री। थर्मल इक्विलिब्रियम में जैसा मैंने आपको बोला कि व्हेन टू बॉडीज हैव इक्वल टेम्परेचर देन दे आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एंड व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो देन इट इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब इसके भी बच्चों अलग अलग केस बनते हैं। इसका पहला केस मैं आपको बता रहा हूं, इसका पहला केस है बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं इसे उदाहरण से आपको समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों एक आपके पास में कोई बाउल है, एक कटोरा है, ये दीजिए। अब इस बाउल के अंदर एक कटोरा था बच्चों आपके पास में, और इस कटोरे की पेंदी पर, इसकी तली पर, इसके बॉटम पर, इसके बेस पर एक बॉल रखी है,
इसके बॉटम पर मैंने एक बॉल रखी है। अब इस बॉल को मैं हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दूं, इस बॉल को मैं हल्का सा हिलाकर छोड़ दूं, तो क्या होगा बच्चों, ये बॉल टू एंड फ्रो मोशन करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करते 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 वापस से वहीं जाके रुक जाएगी जहां पर पहले थी। अभी देखिए, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, अभी इस पर नेट फोर्स कितना है, 0 है। ये देखिए नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स अगर 0 है बच्चों तो फिर वो इक्विलिब्रियम है। हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में और पढ़ेंगे बच्चों जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ लेंगे, तब हम लोग अभी हम केवल फोर्स जैसे टर्म से वाकिफ हैं। आगे चल के हम लोग बच्चों टॉर्क भी पढ़ेंगे, तब और भी कुछ मजेदार किस्म की बातें हमारे सामने आएंगी, बट अभी के लिए उसको हम लोग साइड में रखते हैं। अभी देखिए बॉल पड़ी हुई चुपचाप बेचारी अच्छे बच्चा बन के बैठी हुई है, तो अभी वो क्या होगी बच्चों, इक्विलिब्रियम में होगी, नेट फोर्स 0 है जैसा कि आपने देखा। अब ये स्टेबल कैसे है बच्चों, कि जब आपने इसको टिल्ट किया और छोड़ा तो ये ऐसे 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 वहीं आकर रुक गई। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, इसे हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि स्थायी साम्यावस्था। और एक दूसरा इक्विलिब्रियम बच्चों मैं आपको बताऊं जिसमें हम बोले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है कुछ इस प्रकार का। देखिए अगर मैं वही बाउल लूं और उसके ऊपर बॉल को ऊपर रख दूं, मैं वही कटोरा लेता हूं लेकिन उस कटोरे को मैं उल्टा करके उसको इन्वर्ट करके रख देता हूं, तो ये कुछ ऐसा केस बनेगा। अब मैं यदि अभी बॉल रखी हुई है, बॉल रेस्ट में है, अभी बॉल रखी हुई है बच्चों, वो रेस्ट में है, लेकिन अगर इस बॉल को मैंने हल्का सा नॉक कर दिया, हल्का सा हिला दिया, तो ये बॉल इस पर रुकने वाली नहीं है, ये बॉल इस पर फिसलती हुई आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी बच्चों। और ये बॉल फिसल कर आगे बढ़ती जाएगी, और उस केस में क्या होगा, इस पर टिकने वाली नहीं है वो। तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्य। और तीसरा जो इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं बच्चों, वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पर चर्चा करते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बारे में। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या बच्चों, उसी बॉल को मैं लेता हूं, लेकिन अभी तक मैंने कटोरा लिया हुआ था, अब मैंने वो कटोरा छोड़ दिया है, अब मैं थोड़ा सा रिच हो गया हूं, अब मैंने एक सरफेस पे बॉल को रख दिया बच्चों, और मैंने बॉल को हल्का सा नॉक किया, हल्का सा नॉक किया, तो क्या होगा बच्चों, ये बॉल आगे जाएगी और कुछ समय बाद जाकर रुक जाएगी, रुकेगी उसी लेवल पर जहां पर वो पहले थी, लेकिन एग्जैक्टली उस पोजीशन पर तो नहीं रुकेगी जहां पर पहले थी। इफ द सिस्टम रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पोजीशन एग्जैक्टली, देन सच एन इक्विलिब्रियम इज नोन एज बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ले, मैंने बॉल को टिल्ट किया, वापस से वहीं आकर रुक गई, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर मैंने उसको टिल्ट किया और बॉल वहां पर जाकर रुकी नहीं, वो तो कहीं आगे चली गई, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर बॉल आगे गई लेकिन आगे जाकर रुक गई, इस केस में तो क्या होगा, जिस सरफेस पर थी उस सरफेस को ही उसने छोड़ देना है, इट विल लीव दैट पर्टिकुलर सरफेस, सो सच इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। व्हाइल ये जो होगा बच्चों, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, ये उदासीन साम्य होगा। तो ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के कुछ उदाहरण थे बच्चों। एक उदाहरण और बताता हूं, जैसे एक कोन के बारे में आप लोग जानते होंगे, हिंदी में उसे शंकु कहा जाता है बच्चों। ये लीजिए, ये आपके पास में कोन है, ये लीजिए कोन है, कोन को देखकर आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने आइसक्रीम वगैरह भी खाई होगी मेरे ख्याल से, याद आ रही होगी शायद से। तो ये जो कोन है बच्चों, अब अगर ये कोन इस तरह से रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, अब मैं इसको हल्का सा टिल्ट करता हूं और छोड़ देता हूं, हल्का सा टिल्ट करता हूं और छोड़ देता हूं, तो क्या होगा बच्चों, ज्यादा टिल्ट नहीं करना कि जोश जोश में ज्यादा टिल्ट कर दूं मैं, मुझे प्यार से काम करना है। जो चीज प्यार से हो सकती है बच्चों, उसमें गुस्सा क्यों दिखाएं हम, प्रेम से जो काम हो सकता है बच्चों, वो बहुत अच्छी बात है। तो हम प्रेम से काम करते हैं, तो भैया क्या होगा, मैंने इस कोन को हल्का सा टिल्ट किया और छोड़ दिया, तो ये कोन ऐसे 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 विल कम टू द वेरी सेम कॉन्फ़िगरेशन वंस अगेन। सच एन इक्विलिब्रियम इज बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर वापस से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है बच्चों, तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यदि उसने अपनी पोजीशन को छोड़ ही देना है तो वो अनस्टेबल। जैसे अभी देखिए, ये कोन को देखिए आप, अगर मैं इसी कोन को बच्चों इन्वर्ट करके ऐसे रख दूं, सच बड़ा नुकीला सा बिंदु है, बड़ा मुश्किल होगा इस पॉइंट के सहारे इसे रखना, पर फिर भी मैंने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा मस्तिष्क लगाकर इसे बहुत प्यार से बैलेंस करके छोड़ दिया, बहुत प्यार से बैलेंस करके छोड़ दिया। और उधर से एक हवा का झोंका आया और उस झोंके ने इस कोन को हिलाया और ये कोन
नीचे गिर गया। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा बच्चों? अनस्टेबल, क्योंकि कभी ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ही नहीं पाएगा। जहां इसको आपने डिस्टर्ब किया, ये डिस्टर्ब ही हो जाएगा। और बच्चों अगर मैं उसी कोन को कुछ ऐसे रख दूं, ये लीजिए, इफ दैट कोन इज केप्ट इन दिस वे, और इसको मैं हल्का सा हिला दूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर दूं, तो ये वैसा का वैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। एक काम की बात बच्चों मैं आपको बताऊं, जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के समय पर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के समय पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है बच्चों उस समय पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, शून्य होती है, सिफर होती है। मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आप बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तो पॉजिटिव, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जीरो होती है। हम इस पर कुछ सम्स करेंगे जब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये मैंने सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर आपने ये जो रिलेशन देखा है बच्चों -du/ds, उस रिलेशन पर बेस्ड कई बार स्टेबल के, न्यूट्रल के और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में ही करते हैं, तो उस पर हमारा फंडा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बच्चों तीन तरह के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों ने बात करी। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? हम लोगों ने अभी जो है पोटेंशियल एनर्जी देखी कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए परिभाषित, डिफाइंड होती है। अब मैं थोड़ा सा और आपको काम की बात बच्चों बताता हूं। देखिए, हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। अब बारी आती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी की। मेरे ख्याल से तो ये मैकेनिकल एनर्जी एक ऐसा टर्म है जिससे आप लोग वाकिफ हैं अच्छी तरीके से, पर फिर भी एक औपचारिकता है मुझे निभानी पड़ेगी कि भाई मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इट इज बेसिकली सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो टर्म होता, इन दोनों का जो समेशन होता है बच्चों, यदि मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का सम कर दूं, इन दोनों का योग कर दूं, इन दोनों का एडिशन कर दूं, ये लीजिए साहब मैंने इन दोनों का समेशन कर दिया। ये कौन सी एनर्जी थी? ये काइनेटिक एनर्जी थी। और ये कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी। इन दोनों एनर्जी का सम कर दिया बच्चों। ये लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी को मैं E से रिप्रेजेंट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को मैं K से रिप्रेजेंट करता हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों मैं U से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो देखिए E इक्वल्स टू कितना बच्चों? K प्लस U। E इक्वल्स टू K प्लस U हो जाएगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी जो होती है बच्चों वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर है। इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का समेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी। अब आप देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? हम लोगों ने एक बात देखी थी वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के समय पर कि जो एक्सटर्नल वर्क होता है बच्चों इट इज इक्विवेलेंट टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क जो होता है बच्चों वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जो एक्सटर्नल वर्क है बच्चों वो यहां पर, एक मिनट अभी मैं वापस से इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। चलिए, अभी चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो होगी बच्चों, चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो होगी बच्चों वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होती है बच्चों वो किसके बराबर होती है? वो होती है एक्सटर्नल वर्क के बराबर। और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चों वो होती है नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क, कुछ इस तरह से। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होती है। और मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए बच्चों तो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। कब? जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हों। जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हों तभी। ओके, अभी आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो एक्सटर्नल वर्क के बराबर है, और जो पोटेंशियल एनर्जी का वर्क है बच्चों वो नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क के बराबर है। ओके, और अगर देखा जाए तो दोनों फोर्सेस, दोनों वर्क की वैल्यू सेम है लेकिन दोनों के साइंस अपोजिट हैं। दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? जीरो। तो उस बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहे हैं। इफ ओनली एंड ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट, देन यू सी इट्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, एंड चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो गई भाई। अगर किसी क्वांटिटी में चेंज जीरो है मतलब वो क्वांटिटी कांस्टेंट। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा बच्चों कि अगर कभी किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लगते हैं और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, जैसे कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, जैसे कि विस्कस फोर्स लग रहा है, तब नहीं, केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, तो बच्चों उस केस में उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, संरक्षित रहेगी, नियत रहेगी, फिक्स रहेगी, यथावत रहेगी, जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब क्या, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का जो सम होगा बच्चों वो कांस्टेंट होगा। इन दोनों का सम कांस्टेंट होगा मतलब क्या बच्चों, मतलब ये कि K1 प्लस U1 बराबर कितना बच्चों, K2 प्लस U2। K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। भाई K1 क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, U1 क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। भाई K1 है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी और ये है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इसे एक और भाषा में भी समझ सकता हूं, इसे मैं समझ सकता हूं बच्चों की K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, U2 माइनस सॉरी देखिए मैं इस माइनस K1 को, ये जो K1 है RHS जो LHS पर है सॉरी, इसे मैं राइट हैंड साइड पर ले गया, इस K2 माइनस K1 और ये बच्चों जो है ये U1 माइनस U2 हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये देखिए इस प्लस K1 को मैं RHS पे लेके जाता हूं तो माइनस K1 हो जाता है और ये U1 में से U2 हो गया और ये K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 क्या होगा बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। भाई K2 माइनस K1 होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और U1 माइनस U2 होगा बच्चों चेंज इन सॉरी पहले तो मैं एक काम करता हूं, ये तो मेरे पास में ऐसा ही है, चलिए ये तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है और ये बच्चों जो है आपके पास में ये U2 माइनस U1 है, ये U2 माइनस U1 है और क्या बच्चों, अब मैं U2 माइनस U1 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, U2 माइनस U1 को मैं लिख सकता हूं चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये लीजिए साहब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और उसका नेगेटिव आ गया। सो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा, कोई फ्रिक्शन वाला फोर्स नहीं लग रहा, कोई विस्कस वाला फोर्स नहीं लग रहा, तो उस केस में आप देखिए पहली बात तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इन दोनों का समेशन। अभी मैंने अगर इस तरफ चेंज निकाला तो इस तरफ भी चेंज निकाला और काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है बच्चों इट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सोर्स और ये जो होता है बच्चों इट इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और दोनों फोर्सेस जो होते हैं, दोनों जो वर्क होते हैं बच्चों वो होते इक्वल हैं। कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क करेगा एक्सटर्नल सोर्स भी उतना वर्क करेगा और वर्क तो देखिए एक स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों वर्क बराबर होंगे, लेकिन दोनों के साइन दोनों माइनस आ जाने के कारण ये जीरो हो गया। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, मतलब उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है मतलब K प्लस U कांस्टेंट है, मतलब K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2। अगर K2 माइनस K1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, माइनस साइन कॉमन निकाल देंगे कुछ ऐसा आ जाएगा और इससे आ जाएगा बच्चों कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज का नेगेटिव होगी। अर्थात अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो गई भैया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और ये कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रही, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग। इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं होगा। मैं लगे हाथों आपको एक काम की बात और बताता हूं। हम लोग यहां पर एक और बात समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क करेंगे बच्चों, ये कौन से फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क करेंगे बच्चों वो वर्क होगा चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बराबर। अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, नॉन कंजर्वेटिव नहीं लग रहे हैं, तो चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क करेंगे बच्चों वो चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होगी,
बशर्ते हम मैकेनिकल एनर्जी में केवल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही अभी ले रहे हैं। एज सच कई बार होता है कि वाइब्रेशन एनर्जी भी है, ऑसिलेशन एनर्जी भी है, कोई सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बातें बन जाएंगी। हीट एनर्जी भी है, केमिकल एनर्जी भी है, कई सारी तरह की एनर्जी हो सकती है, तो फिर बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, पर हम लोग उनको सम्स के माध्यम से देखेंगे कि आपको पूछा जाएगा कि कई बार कि भैया बताइए कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इस तरह के भी क्वेश्चन बना करेंगे बच्चों। तो वो कब होगा, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड सी रिप्रेजेंट्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्विवेलेंट टू change of mechanical energy, and if only conservative forces are acting, then mechanical energy change is equal to zero, mechanical energy remains constant। तो बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स जिसके अंडर अगर कोई बॉडी मूव करे और उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो पूरा टॉपिक अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स का एक ऐसा फोर्स जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, जिसमें कंप्लीट लूप चलो वर्क डन जीरो होता है, या फिर जिसके अंडर अगर कोई बॉडी मूव करती है और उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। और अगर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, या वर्क डन पाथ पर डिपेंड कर रहा है, या कंप्लीट लूप चलने पर वर्क डन जीरो नहीं आ रहा, तो उसे हम बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है बच्चों, वो चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बोला जाए बच्चों, तो बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन हम लोगों ने देखा, F इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी आर। मतलब ये है बच्चों कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होगा, वो वर्क बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट का नेगेटिव होगा।